जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों के सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950, बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, हमारे बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दो, देश की माँ बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें सरकारें, देश की जनता को 5-5 किलो राशन नहीं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें, न्याय, सुरक्षा प्रदान करें सरकारें, हमारे किसानों के MSP बढ़ाएं सरकारें, पुरानी पेंशन बहाल करें सरकारें और देश के करदाताओं का पैसा उनके बेहतर सुख सुविधाओं पर लगाएं, ना कि अपने चुनाव प्रचार प्रसार पे पानी की तरह बहाएं। देश के करदाताओं का पैसा अपने चुनाव प्रचार प्रसार पर, अपने बैनर पोस्टरों पर पानी की तरह बहाना बंद करें। देश का टैक्स पेयर कर इसलिए भरता है ताकि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, सड़कें मिल सके, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं मिल सके। लेकिन कर हम सरकारों को भरते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा, सब चीज़ की जिम्मेदारी फिर प्राइवेट स्कूलों में करते हैं। तो यह बंद होना चाहिए। देश के करदाताओं का पैसा देश पर खर्च होना चाहिए, ना कि किसी के चुनाव प्रचार प्रसार, बैनर पोस्टरों के छापने पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में जो अब 2-3 महीने बाद जो चुनाव आने वाला है, देश का 18वां लोकसभा चुनाव है। इस विषय में हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि जो लोग मंचों पर चिल्ला चिल्ला करके समानता की बातें करते हैं, एकता की बातें करते हैं, मान सम्मान की बातें करते हैं, तो उनके भाषणों पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उनके इस सोच से भी हम पर्दा उठाएंगे कि सचमुच में उन्होंने अपने देश की महिलाओं को कितने वो समानता में लाए हैं, कितना वो मान सम्मान करते हैं, कितने महिलाओं को अधिकार देना जानते हैं। इस विषय पर आज मैं प्रकाश डालना चाहूँगी, इस विषय में चर्चा करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन अपने अपने घरों में इस विषय में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे भाई, बुजुर्ग और बच्चे होंगे तो उस विषय में चर्चा करें कि अपनी महिलाओं को हमने कितने प्रतिशत योगदान, अधिकार दिए हैं। यदि महिलाएं हैं तो अपने आप से पूछें कि वास्तव में हमें कितना प्रतिशत हक मिला है आज तक, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी जात से, अपने धर्म से, अपनी सरकारों से, है ना। तो समानता की बात करने वालों, विशेषकर कान खोलकर सुन लो, जो समानता की बात मंचों से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, वो तमाम पार्टियां, वो राजनीतिक पार्टी, वो सरकारें, वो जनप्रतिनिधि, वो नेता कान खोलकर सुने कि आज तक आप लोगों ने देश की 50% आबादी महिलाओं को इन चुनावों में कितने परसेंट भागीदारी दी है, कितना अधिकार दिया है। कान खोलकर सुन ले, ये रिकॉर्ड है तुम लोगों का। तो साथियों, जो विधानसभा चुनाव आते हैं, लगभग हर राज्य में 17वें विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो उनमें से महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 8% है। यानी कि 100 में से महिलाएं 8 ही विधायक हैं और 92% पुरुषों की भागीदारी है। साथियों, कहाँ लेवल है ये 92% पुरुषों का और ये 8, ये छोटा हो गया साथियों ना, ये 8%, ये लेवल है, ये लेवल है साथियों। तो मैं हैरान हूं कि जहां 98 विधायक होंगे और 8 महिलाएं होंगे, उसे आप समानता कहोगे? किस दृष्टि से समानता कहोगे साथियों? मेरी दृष्टि से समानता 50-50 होनी चाहिए, 50% पुरुष, 50% महिलाएं। लेकिन यहाँ समानता तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो असमानता भी मैच नहीं कर रही है। कहाँ 8 और कहाँ 92%। तो जो बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते हैं ना कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम समानता का अधिकार देते हैं, हमने महिलाओं का मान सम्मान किया, उनसे कहना चाहूंगी, किया है तो आज तक विधानसभा में 50% विधायक महिलाएं अभी तक क्यों नहीं बैठी हैं? अभी तक 17वें लोकसभा चुनाव लगभग हो चुके हैं, समथिंग हर राज्य में, एंड टोटल ओवर ऑल इंडिया में 16 ही मुख्यमंत्री बने हैं महिलाएं। और आज वर्तमान में पूरे देश में 30 मुख्यमंत्री हैं, 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, एक पुडुचेरी और एक दिल्ली में। 28 मुख्यमंत्रियों में अभी वर्तमान 21वीं सदी में सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल की श्रीमती ममता बनर्जी। बाकी 29 पुरुष मुख्यमंत्री हैं। आप परसेंटेज लिखे पढ़े लोग हो, इसमें परसेंटेज निकालो।
साथियों 3.3%, यानी कि 97% पुरुष मुख्यमंत्री हैं और 3.3% महिलाएं मुख्यमंत्री हैं। अब आते हैं साथियों लोकसभा चुनाव में, जो 18वीं लोकसभा चुनाव है और अभी तक देश में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री बनी हैं, श्रीमती आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। वो भी इसलिए बनी हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड राजनीति का था। यदि उनका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं होता तो शायद इस देश में आज तक एक भी प्रधानमंत्री महिला नहीं बनती। तो मैं पूछना यह चाहती हूँ समानता के बात करने वालों, आज तक किसी भी पार्टी ने महिलाओं को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रखते हुए चुनाव क्यों नहीं लड़ा और क्यों नहीं लड़ रहे हो, मैं पूछना चाहती हूँ। साथियों अभी वर्तमान में लोकसभा सीटें 543 हैं, जिसमें 78 सांसद महिलाएं हैं एंड वो कितने प्रतिशत हैं? 14% महिलाएं और 86% पुरुष। लोकसभा में 245 महिलाएं हैं, उनमें लोकसभा में 245 सीटें हैं और उनमें से 25 सीटें महिलाओं की हैं। सिर्फ 25 सीटें हैं महिलाओं के पास। इसका मैंने जो आंकड़ा लगाया तो वो भी 10% है साथियों। लोकसभा में 14% महिलाओं की भागीदारी है और राज्यसभा में 10% है और विधानसभा में 8% है साथियों। यह है देश के जहाँ से दिशा और दशा चेंज होनी है, जहाँ से नियम और कानून बनने हैं, जहाँ से तमाम तरह की चीज़ों का निर्माण की फैसला लिया जाता है साथियों। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे साथियों रोजगार हो, चाहे बिजली, पानी, सड़कें, महंगाई, तमाम चीज़ों का फैसला जहाँ से जिस लोकतंत्र के मंदिरों से लिया जाता है, वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी कहीं पर 8%, कहीं पर 14% और कहीं पर 10% है। तो क्या इस तरह से महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? जिस देश के विधानसभा में 8% महिलाएं हो और 92% पुरुष चला रहे हों, जहाँ पे तभी तो साथियों कि मेरे देश में जो मणिपुर में हुआ, सरेआम महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में हुआ, किस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, जो बेटी अंकिता के साथ हुआ, जो बेटी किरण के साथ हुआ, जो बिहार में बेटियों के साथ हुआ, उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, कहाँ कहाँ गिनाऊं मैं, किस प्रकार से बेटियों पर अत्याचार किया जाता है और देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो रखी हैं। तो इसका यह असर जगहों पर महिलाओं का न पहुंचना समाज में महिलाओं पर अत्याचार कराना दर्शाता है कि इस देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मौजूदा पितृसत्तात्मक सोच है, वो कितने महिलाओं के प्रति जागरूक हैं, कितना महिलाओं को समान समझते हैं, कितना महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं और कितना महिलाओं का मान सम्मान करना चाहते हैं। यदि इनमें से, मैं ऑल ओवर इंडिया की राजनीतिक पार्टियों को कह रही हूँ साथियों, यदि इनमें से किसी व्यक्ति के मन में सचमुच में महिलाओं के प्रति समानता होती, एकता होती, अधिकार देने की चॉइस बोलेंगे साथियों, मंशा होती और मान सम्मान करने की इच्छा होती, कोई भी महिला उम्मीदवार को, प्रधानमंत्री का महिला उम्मीदवार को या मुख्यमंत्री का महिला उम्मीदवार को आगे करके क्या चुनाव नहीं लड़ता? कौन सी रूलिंग पार्टी है साथियों जो बिना कहे महिला उम्मीदवार को आगे करके चुनाव लड़ रहा है? कौन सा राजनीतिक पार्टी सिवाय पश्चिम बंगाल में और एक बार श्रीमती मायावती की पार्टी, मायावती का चेहरा आगे रख करके चुनाव लड़ते हैं। बाकी आप बताओ कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जो
महिलाओं को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ रही हो, या फिर 50%, यदि देश में 545 सीटें हैं साथियों, तो लगभग समथिंग साथियों 270 से ऊपर 272 या 71 सीटें महिलाओं की होनी चाहिए। 50% भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, तभी वहां से महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, तभी वहां से महिलाओं के अधिकारों की बात होगी, तभी वहां से महिलाओं की न्याय की बात होगी। जब अपने दम पर 270-72 महिलाएं सांसद बनकर जाएंगे साथियों, तो फिर किसकी हिम्मत होगी महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटने की? फिर किसकी हिम्मत होगी महिलाओं को सरेआम सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाने की? फिर किसकी हिम्मत होगी देश से 13.5 लाख बेटियों को गायब करने की? फिर किसकी हिम्मत होगी बेटी अंकिता के साथ दुराचार करने की, उसकी हत्या करने की? फिर किसकी हिम्मत होगी बेटी किरण के साथ अत्याचार करने की? किसकी हिम्मत होगी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने की? जब 50% महिलाएं अपने दम पे सांसद बनकर के, विधायक बनकर के, मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के, प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर के आगे रहेंगी, तो किसकी हिम्मत होगी कि महिलाओं के साथ अत्याचार करे, महिलाओं के अधिकारों पर डाका डाले, महिलाओं का अपमान करे? और जहां 92% पुरुषों की भागीदारी होगी साथियों, क्या वहां महिलाओं की सुरक्षा न्याय की बातें होगी? कैसे होगी? आप खंगालिए कि देश में कितने प्रतिशत अपराधी जिन पर महिलाओं के प्रति संगीन अपराध का आरोप है, कोई विधायक हैं, कोई सांसद हैं, कोई कार्यकर्ता हैं, कोई नहीं बोलते, कोई मंडल का अध्यक्ष, कमंडल का अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। यदि महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी मेरे भाई बहनों, तो क्या हम महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? महिलाओं की न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ मैं आज कांग्रेस से भी पूछती हूँ, बीजेपी से भी पूछती हूँ, आम आदमी पार्टी से भी पूछती हूँ, और वो ओबीसी जी की जो पार्टी है, मैं उनका नाम, पार्टी का नाम भूल जाती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ कि आपकी पार्टी में क्या 50% महिलाओं को आप उम्मीदवार उतारने वाले हो सड़कों पर? अब मैं तो कह रही हूँ साथियों, पिछले 77 सालों से पुरुषों की भागीदारी ही ज्यादा है, इस बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। पुरुष ही हमेशा कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई कुछ बने, महिलाएं क्यों नहीं? इस बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए थी। महिलाओं को क्रांति करने चाहिए था कि हमारी भागीदारी इस बार ज्यादा हो। जिस देश में 92% पुरुष विधायक हों, 8% महिलाएं विधायक हों, क्या वह विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा की चर्चा होगी? नहीं हुई साथियों। इसका खामियाजा हमने बेटी अंकिता के मामले में देखा कि नहीं हुई चर्चा बेटी अंकिता पे। इसका खामियाजा हमने महिला पहलवानों के आंदोलनों में देखा, उनकी चर्चा नहीं हुई विधानसभा, लोकसभा में। इसकी खामियाजा हमने मणिपुर की बेटियों को भुगता, नहीं हुई बेटियों की सुरक्षा की चर्चा। देश के अलग अलग कोनों में हर 2 मिनट के बाद बेटी के साथ दुराचार हो रहा है। देश में ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 3 सालों में 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। सिर्फ 3 सालों में, न जाने पिछले 77 सालों में कितनी बेटियां हुई होंगी, या पिछले 10 सालों में कितनी हुई होंगी। लगा लो आप 3 सालों में 13.5 लाख हुई, तो लगा लो साथियों कि पर साल का आप कर लो कि कितने लाख बेटियां हुई होंगी गायब। 3 साल में 13.5 लाख बेटियां गायब हुई, तो लगभग 1 साल में 3 लाख और समथिंग 14,000 से ऊपर बेटियां गायब हुई। 10 सालों का आंकड़ा लगाओ आप, 10 दिया 30 लाख साथियों, 31 लाख। आप बताइए, जिस देश में 1 साल में 3,14,000 बेटियां गायब हो रही हों, जिस देश के विधानसभा में 14% लोकसभा में 14% महिलाएं हो, और राज्यसभा में 10% महिलाएं हो, और विधानसभा में ऑल इंडिया के 8% महिलाएं हो, तो वहां महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी?
महिलाओं की न्याय की बात होगी, एकता की बात होगी, समानता की बात होगी, मान सम्मान की बात होगी, कैसे होगी साथियों? 92 पुरुषों को एक तरफ रखो और 8 महिलाओं को एक तरफ रखो तो समानता की बात होगी। इसलिए सभी पार्टियों से मेरा सवाल है कि इस बार 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी महिला उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री के तौर पे चुनाव में उतारना चाह रही है? महिला उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के तौर पे महिला उम्मीदवार कौन सी पार्टी उतारना चाह रही है? और तुम लोग 50-50% महिलाओं को चुनाव में उतारें, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस देश की मातृशक्ति से मैं कहना चाहूंगी, आप लोग बहकाव में हो, आप लोग गलतफहमी में हो। पता नहीं क्यों कितनी लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने। मैं कहूंगी कि उन सामाजिक समाज सुधारकों ने जिन्होंने महिलाओं को अधिकार देना चाहा। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को सती प्रथा से मुक्त कराया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने महिलाओं को बाल विवाह से मुक्त करवाया। ज्योति राव फूले जी ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए युद्ध लड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं की समानता के लिए, शिक्षा के लिए, सब कुछ अधिकारों के लिए युद्ध लड़ा। साथियों, जो अधिकार आपके हाथ में है, उस अधिकार को आज तक आप जान क्यों नहीं पाए हैं? आप अभी भी इस सोच में क्यों हो कि संसद में बैठा पुरुष आपका सुरक्षा करेगा? यदि वह पुरुष आपकी सुरक्षा करेगा तो उस पुरुष से पूछें कि बृजभूषण आपकी पार्टी में क्या कर रहा है। उस पुरुष से पूछें कि यहाँ पे उत्तराखंड में विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने हमारी बेटी को क्यों मारा। उस पुरुष से पूछें कि जो ये वीआईपी था वो कौन था, उसने हमारी बेटी के साथ अत्याचार क्यों किया, उन्होंने हमारी बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस क्यों मांगी। जो भी जिस पुरुष ने भी जिस पार्टी से बेटियों के साथ गलत किया, बेटियों को देह व्यापार में धकेला, उन पुरुषों से पूछें कि आपने महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होने दिया। अभी भी आप समझते हैं कि पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगी, महिलाओं को न्याय देगी? साथियों, सवाल कौन उठाएगा? और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो महिलाएं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अभी वर्तमान में बनी हुई मेरे भाई बहनों, वह भी किसी न किसी पार्टियों के कठपुतली बन रखी हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, अन्यथा कम से कम जितनी महिलाएं गई हुई विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, वो तो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ही क्यों ना हो, वो भी तो आवाज़ उठाएं, वो भी तो महिलाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश ने अभी तक इस देश की महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, एकता नहीं दिया, समानता नहीं समझा, मान सम्मान नहीं दिया। और जिन महिलाओं को वो विधानसभा के टिकटें, लोकसभा के टिकटें दे रहे हैं साथियों, वो महिलाएं भी इन राजनीतिक पार्टियों की, इन पितृसत्तात्मक सोच की कठपुतली बनी हुई है। अभी भी मैं ये तो जो 8% महिलाएं विधानसभा में गई हुई हैं और जो 14% महिलाएं लोकसभा में हैं और जो 10% महिलाएं राज्यसभा में हैं, ये भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक शिकार बनी हुई हैं, कठपुतली बनी हुई हैं। ये भी स्व इच्छा से अपना दायित्व बोलो में या फिर अपना आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मणिपुर में सारे सांसद महिलाओं को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति को, सभी विधायक महिलाओं को कम से कम सड़कों पे उतरना चाहिए था, अपना इस्तीफा देना चाहिए था। कि बेटियों का जो मणिपुर में हुआ वो उन बेटियों के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ, पूरी नारी जाति के साथ हुआ, पूरे मानव समाज पे धब्बा है। तो कम से कम वो महिलाएं इस्तीफा देती, वो महिलाएं आवाज उठाती, वो महिलाएं विरोध करती इस चीज का। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो महिलाएं वहां तक पहुंची भी हुई हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी के कठपुतली
कठपुतली बने हुए हैं। इन राजनीतिक पार्टियों, इन सत्ताधारियों के षड्यंत्र का शिकार बनी हुई हैं। अब इस देश की मेरी नई पीढ़ी को तय करना है कि तुम्हें पितृसत्तात्मक सोच का षड्यंत्रों का शिकार बनना है, इन राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनना है, इन भ्रष्ट नेताओं का भ्रष्टाचार का शिकार बनना है, या फिर तुम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ करके अपनी पार्टी को खड़ा करके अपनी 50% भागीदारी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में निभाओ और अब तय करो वहां से कि आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। और इतना मैं जानती हूँ, जिस दिन महिलाएं यह भागीदारी निभाएंगे साथियों, उस दिन इस देश में एक भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा और एक भी महिला के साथ गलत नहीं होगा। यह मैं लिखित रूप में दे रही हूँ। जिस दिन इस देश की महिला स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, बिना किसी पार्टी के कठपुतली के, बिना किसी राजनीतिक के षड्यंत्र से और बिना भ्रष्टाचारी नेताओं के दबाव में आकर के, जिस दिन महिलाएं स्वतंत्र रूप से, मेरी नई पीढ़ी चुनाव लड़ेगी, उस दिन किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ बहनों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने का। ये आपको तय करना है मेरे भाई बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, समझो इस बात को। एक बेटी जब पढ़ती है तो उसकी कई पीढ़ियां पढ़ती हैं, उसका ससुराल पढ़ता है, उसका मायका पढ़ता है। जब कोई भी काम वो सीखती है, वो खाना बनाना सीखती है तो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, वो पढ़ना सीखती है तो सबको पढ़ाती है, वो लड़ना सीखती है सबको लड़ना सिखाती है, सबके लिए लड़ती है। लेकिन वहीं जब, मुझे यह कहने में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है, जिसके कारण देश में महिलाओं के ऊपर त्रासदी और युगों युगों से सबसे बुरी त्रासदी देखी जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें। मैं हैरान हूं इन राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली ना बनने मेरे भाई बहनों, मेरे बेटियों। और मैं उन लोगों से प्रार्थना करती हूँ जो सचमुच में समानता की बातें न केवल करते हैं बल्कि इस विषय में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, जो मान सम्मान की बात करते हैं, वो देखेंगे, सोचेंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, आज भी हमारी महिलाओं का भागीदारी संसद भवन तक क्यों नहीं पहुंची, लोकसभा तक क्यों, राज्यसभा तक क्यों नहीं पहुंची, विधानसभा तक क्यों नहीं पहुंची आज भी हमारी महिलाओं की भागीदारी। और जो जो भी महिलाएं पहुंची हैं साथियों, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो रही हो, उन पर भी सरकारों का दबाव, वो बेटियां भी अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पा रही हैं। हमारी सुरक्षा तो कहाँ से करेंगी, वो बेटियां जो पुलिस में भी भर्ती हो रखी हैं साथियों, वो बेटियां भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। और सरकारों के दबाव में, भ्रष्ट नेताओं के दबाव में जो महिलाएं लड़ती हैं, क्रांति करते हैं, उन महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इन भ्रष्ट सरकारों ने, इस पितृसत्तात्मक सोच ने, इस षड्यंत्रकारियों ने देश की उन जो महिलाएं आगे बढ़ भी रखी होंगी दिखाने मात्र से, दिखावा ही सही, लेकिन उनको भी अपना षड्यंत्र का शिकार बना दिया है, ताकि वो षड्यंत्रकारी, वो भ्रष्टाचारी उन महिलाओं का उपयोग उन महिलाओं के ऊपर कर सके जो महिलाएं आवाज उठाती हैं, जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना जानती हैं। उन महिलाओं के लिए इन भ्रष्ट सरकारों ने, इन राजनीतिक गिद्धों ने, इन षड्यंत्रकारी नेताओं ने ऐसा षड्यंत्र रचा हुआ है, उन महिलाओं को महिलाओं के खिलाफ करने के लिए कठपुतली बनाया हुआ है मेरे भाई बहनों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय पे चर्चा करोगे। मैं और भी इस विषय में एक चर्चा करना चाहती हूँ कि आजाद भारत में अभी तक एक भी दलित समाज से प्रधानमंत्री नहीं बना, यहाँ तक कि दलित समाज का योगदान भी संसद में 0 के बराबर है। कैसे आपका भला होगा, कैसे समाज से आपके ऊपर अत्याचार खत्म होगा, कैसे छुआछूत खत्म होगा, जब आपका सांसद संसद भवन में नहीं जाएगा, जब आपका विधायक विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक आपके ऊपर हो रहा जुर्म समाप्त कैसे होगा मेरे भाई बहनों। अब आपको अपनी दशा और दिशा सुधारने के लिए स्वयं इस विषय में चर्चा करना होगा और देखना होगा कि इस लोकतंत्र में, आजाद भारत के स्वतंत्र लोकतंत्र में हमारी कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, कहाँ हम पहुंचे हैं, कितना हमको समान अधिकार दिया गया है, कितनी हमें एकता में रखा गया है और कितना
हमारा मान सम्मान किया गया है। इन्होंने एकता में हम तभी हमको रखेंगे, ये डर दिखा दिखा करके जात के नाम पे, धर्म के नाम पे डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन जब अधिकारों की बात होगी तब हमको दबाएंगे कुचलेंगे, है ना। और मैं एक बात अंत में कह दूं कि वह इंसान कैसा जो जात धर्म के नाम पर डरता है। साथियों, मैं गलतफहमी दूर कर लूं कि मेरे देश में 1000 साल तक मुगलों का राज रहा, समथिंग 2 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, और उससे भी पहले कई लोग यहाँ आक्रमण करने आए हैं साथियों, तो वो नहीं हिंदुओं को समाप्त कर पाए। तो अब ये पिट्ठू से नेता, ये भ्रष्टाचारी नेता करेंगे हिंदुओं को समाप्त? ये सोचने वाले विषय है। अगर कोई किसी की हिम्मत भी होती या फिर किसी की मंशा भी होती तो आज 1000 सालों में तो साथियों एक भी हिंदू नहीं बचता। अगर किसी की मंशा होती कोई हिंदू का खात्मा ही करना है तो एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन ये तुमको गुमराह करने के लिए है, तुम डरे रहो और ये तुम्हारे ऊपर राज करते रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक बनेंगे, इस देश की महिलाएं जागरूक बनेंगे, इस देश का दलित समाज जागरूक बनेगा, इस देश के वो माइनॉरिटी भी जागरूक बनेगी कि तुम्हारा कहाँ कहाँ योगदान है। मैं देख रही थी कि 27 मुस्लिम सांसद हैं। मैं रिसर्च कर रही थी साथियों, मुझे दलित सांसद एक भी नहीं मिला। जानबूझकर नहीं दिया होगा उन्होंने, होंगे एक आध दुका किसी पार्टी से, ऐसा नहीं है कि नहीं है साथियों, यूपी से हैं, बहुत सी जगह से हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जिस हिसाब से कम देखना चाह कि दलित सांसदों की संख्या संसद भवन में समथिंग 79 से 84 होनी चाहिए थी, और राज्यसभा में 41 से 47 होनी चाहिए थी दलित सांसदों की संख्या। लेकिन जब दलित सांसद जीत के जाएगा तब वहां पे संख्या होगी ना, लेकिन क्यों नहीं हुई आज तक दलित सांसद? आज तक कम से कम 79 से लेकर के 84 तक पहुंचना चाहिए था, मतलब कम से कम 79 से 84 संख्या होनी चाहिए थी लोकसभा में। राज्यसभा में होनी चाहिए थी इसे सॉरी है, मैं क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसटी की संख्या 79 से 84 तक होनी चाहिए, और सॉरी एससी की, और एसटी की 41 से लेकर के 47 तक। तो अभी तक क्यों नहीं इतने सांसद हमारे दलित समाज के वहां पहुंचे? और जब सांसद नहीं पहुंचेंगे साथियों, जब चुनाव जीत करके जहाँ पे आवाज उठानी होगी, जहाँ पे प्रस्ताव लिखने होंगे, जहाँ पे नियम कानून बनने होंगे, जब वहां पे सांसद चुनकर ही नहीं जाएंगे तो फिर हम कैसे समाज में हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार को खत्म कर पाएंगे? मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब 50% महिला सांसद संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगे तो कैसे हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा? जब दलित सांसद एससी के 79 से 84 तक सांसद वहां नहीं पहुंचेंगे, और एसटी के 41 से लेकर के 47 तक, तब तक तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा वहां? साथियों, हमारी आवाज उठाने के लिए, देश की आधी आबादी 50% महिलाओं की आवाज उठाने के लिए 50% महिलाएं लोकसभा राज्यसभा में होनी चाहिए और विधानसभा में होनी चाहिए। एसटी और एससी की आवाज उठाने के लिए समथिंग 84 सांसद लोकसभा में और एसटी की आवाज उठाने के 47 सांसद होने चाहिए। जब आप अपने सांसदों को उठाओगे, जिताओगे, वहां भेजोगे, तभी आपकी आवाज उठाई जाएगी। जब महिला सांसद चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगी, वहां जाएंगी, तभी महिलाओं की आवाज उठाई जाएगी। आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे साथियों। बहुत से शब्दों में मेरी गड़बड़ी हो गई होगी, थोड़ा सा जानकारी भी थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ी हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि इस देश का दलित समाज जागे, अपने बीच से उम्मीदवार उठाए, इन राजनीतिक पार्टियों के बहकाव में मत आए। राजनीतिक पार्टी, दुर्भाग्य है कि ये राजनीतिक पार्टी तुम्हारे लोगों का उपयोग तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं और तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये राजनीतिक पार्टी महिलाओं का उपयोग महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं और महिलाओं को पता ही नहीं चल रहा है। दुर्भाग्य है कि ये
सरकारें हमारे पैसों का उपयोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। आपसे निवेदन है कि अपने बीच से उम्मीदवार उठाएं, जिताएं, वहां पहुंचाएं, तभी तुम्हारे लिए न्याय होगा, तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचार समाप्त होंगे। फिर चाहे वो महिलाएं हो, दलित समाज हो, माइनॉरिटी हो, या फिर हर वो पीड़ित, वंचित, जिसके भी साथ गलत हो रहा है साथियों। तो आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक बनेंगे और इस देश की महिलाएं सोचेंगे कि जिन्होंने भी, जो अभी समानता की बात कर रहे होंगे, कुछ भी जो कर रहे होंगे, तो वो तुम्हारे खिलाफत में ही महिलाओं को तैयार कर रहे हैं, ना कि तुम्हारी भलाई के लिए। यदि करते तुम्हारी भलाई के लिए साथियों, तो मणिपुर में ऐसा इतिहास का सबसे भयावह, सबसे भयानक, खतरनाक यानी कि मानव त्रासदी नहीं होती। तो आशा करते हैं कि आप लोग जागरूक बनेंगे, महिलाएं विशेषकर जागरूक बनेंगी, और महिलाएं इस बार 270 से भी ऊपर सांसद चुन करके जाएंगे और इतिहास रच देंगे। जो जो भी माताएं, हमारी बहनें, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, उनसे निवेदन है कि ये राजनीति किसी की बबूती नहीं है। ये देश का लोकतंत्र, देश की राजनीति, देश के संसाधन सबके हैं, सबका बराबर अधिकार है, और उन बराबर अधिकारों के लिए लड़ो, जीतो और जाओ, और अपनी देश की दिशा और दशा बदलो। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय में जरूर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि आखिर हम कहाँ हैं, कहाँ है हमारी भूमिका। नहीं साथियों, ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए महिलाओं की, दलितों की इस प्रकार की त्रासदी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के बावजूद सब कुछ हमारे जिन्होंने समाज सुधारकों ने, हमारे राजा राममोहन राय जी ने, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, हमारे ज्योतिबाई फुले ने, हमारे भीमराव अम्बेडकर ने, तमाम महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। मैं कहती हूँ कि ये ना होते तो आज भी महिलाएं जल रही होती, आज भी महिलाओं का स्तन कर लिया लिया जाता, आज भी महिलाएं बाल विवाह कर रही होती, आज भी महिलाओं के साथ मतलब क्या क्या नहीं होता है ना, यदि ये नहीं होते तो जब आपको शिक्षा का अधिकार दे रखा है, सब कुछ का अधिकार दे रखा है, तो आप लड़ो। इस अधिकार को अपने हाथों से गवाओ मत मेरे भाई बहनों। और इन पार्टियों पे भरोसा मत करो। ये पार्टियां जो भी महिलाओं के नाम पे समानता की बातें कर करके ना, वो महिलाओं के खिलाफ भड़काने के लिए पता नहीं क्या क्या मोर्चा बना रखा है। फलाना का मोर्चा महिला मोर्चा, फलाना का महिला मोर्चा। इतने महिला मोर्चा होने के बावजूद महिलाओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इतने ही महिला मोर्चा तुम्हारे पास हैं, इतने ही तुम महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, इतने महिलाओं को समानता का अधिकार देने वाले हैं, तो आखिर महिला मोर्चा कर क्या रही होती है? जब बेटी अंकिता का हत्याकांड होता है, जब मणिपुर की बेटियों के साथ इस प्रकार का कुकृत्य किया जाता है, जब महिला पहलवानों के साथ सड़कों पे सरेआम दरिंदगी नेताओं के सरकारों द्वारा की जाती है, वो दरिंदगी उस दरिंदे ने जो दरिंदगी की महिलाओं के साथ, वो तो अलग है, वो तो पाप अपराध है। लेकिन जो सरकारों ने की उन बेटियों के साथ, यदि महिला मोर्चा, लेकिन कुल मिलाकर के इन षड्यंत्रकारी राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक गिद्धों ने, भ्रष्ट नेताओं ने महिलाओं के अगेंस्ट तैयार किया हुआ है, तब कहने के लिए कि हमने ये समानता देते हैं, ये समानता देते हैं। लेकिन जो महिलाओं के साथ समानता के नाम पे, एकता के नाम पे, मान सम्मान के नाम पे दुराचार, अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं का अधिकार लेकर के, महिलाओं का शारीरिक शोषण करके, मानसिक शोषण करके, अपमान करके, यह त्रासदी है महिलाओं की। आशा करती हूँ कि मेरे देश की माँ बहन बेटियाँ अपनी मान सम्मान के लिए लड़ेंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, समानता के लिए लड़ेंगी, एकता के लिए लड़ेंगी, और अपना दिशा और दशा, अपना भविष्य सुधारेंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। सभी सामान्य भाव से सादर प्रणाम। आशा कर दूं कि आप लोग जरूर जागरूक मिले।